नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आप लोगों की एक बड़ी शिकायत थी कि हम लोगों ने वामपंथ पर प्रारब्ध के इस मंच पर जो एक सीरीज शुरू की थी उसमें एक गैप हुआ है, लेकिन आज एक बार फिर हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी और उनके साथी हैं व्यालोक जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दर्शकों हम लेके चौथा भाग कहानी कम्युनिस्टों की, किस्सा कम्युनिस्टों का, उसका चौथा भाग लेके आए हैं। 3 अभी तक जो हमने एपिसोड किए हैं उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन्हें क्रमवार जरूर देखिएगा और आगे भी बढ़ाइए। बात है साल 2015 की, जब कभी यूनान के नाम से जाने जाने वाला एक देश जो बाद में ग्रीस हो गया, वो दिवालिया हो गया। दरअसल 1999 में ग्रीस में एक बड़ा भूकंप आया, उसके बाद काफी बर्बादी हुई। अब हुआ क्या कि वहां एक सरकार थी, वामपंथी सरकार, वो आई तो उसने कहा कि अरे रे रे रे, ये जो नाई बाल काटते हैं ये तो बड़ा खतरे वाला काम है। उसी के साथ लगभग 15-18 ऐसे काम थे जो रोजमर्रे के काम हैं, जिनको कि बाकायदे खतरे वाले कामों की सूची में डाल दिया वामपंथियों ने। और उसके बाद उनको रियायतें दी गई, पेंशन दी गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि साल 2015 आते आते ग्रीस दिवालिया हो गया। यानी एक ऐसा देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, वो कम्युनिस्ट शासन में जब आया तो आखिरकार दिवालिया होके ही माना। ये बार बार मैं दिवालिया और ग्रीस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे राज्य में, गॉड्स ओन कंट्री, देवों की भूमि केरल, जहां पर 50 के दशक में कम्युनिस्ट शासन का उदय हो गया, वो लगभग बैंकरप्ट हो चुकी है। क्यों हुई है? अब उन्हें केंद्र से मदद चाहिए, तो खैरात बांटने वाले हमेशा इसी तरह से रहते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे कम्युनिस्ट मित्रों की, कम्युनिस्टों की, कामरेडों की, ये खुद खैरात पर पलते हैं, और इसीलिए जब इन्हें कहीं शासन सत्ता का मौका आता है तो ये खैराती लाल के अलावा कुछ साबित नहीं होता। एक घटना हुई थी 2010 में दंतेवाड़ा, आप सबको याद होगा। 76 अर्धसैनिक बल के जवानों की क्रूर हत्या की थी इन सो कॉल्ड वामपंथी हिंसक आतंकवादियों ने। और उसके बाद कैसे जश्न मनाया था ये सब याद है। बस्तर पर एक फिल्म भी आ रही है, तो आज केरल के बहाने और बस्तर के बहाने, इस फिल्म के बहाने, हम जरा इनके चरित्र चित्रण पर एक दूसरे एंगल से बात करेंगे। और आज की हमारी बातचीत है कि दूसरों को खैरात देते रहने की वकालत करने वाले ये कम्युनिस्ट खुद खैरात की किस जमीन पर खड़े हैं और कहां ले जाते हैं जब इनका शासन कहीं आता है, तो उस समाज को, उस देश को, उस प्रदेश को। रंजय जी, शुरुआत आपसे, आपका ओपनिंग रिमार्क। जी, जो इनकी जो खैरात पे आप बोलते हैं कम्युनिस्ट पलते हैं, इसका मैंने इतने एग्जाम्पल, इतने उदाहरण अपने जीवन में देखे हुए हैं कि दर्शकों को अगर हम बताएंगे तो दर्शक कहेंगे क्या ऐसा भी होता है। मतलब कई बार मैं हम लोगों को बताते थे तो लोग कहते थे त्रिपाठी जी आप काहे की कहानियां बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सीरीज चालू की, इनके सारे कर्मों को, कुकर्मों को खोल रहे हैं, तो ये भी खोलना जरूरी है। मैं बात करूंगा उन दिनों की जब हम अपने काम से बहुत ज्यादा आज के छत्तीसगढ़ और तत्कालीन मध्य प्रदेश का भाग छत्तीसगढ़ में जाया करते थे, और हमारा जाना हुआ करता था मोस्टली आप जाए देखेंगे बिलासपुर, चांपा, भिलाई, दुर्ग, बैकुंठपुर, ये आपका जगदलपुर। मतलब मैं तो उन जगहों को आज भी मुझे याद है, मुझे खैर गए हुए 10 साल से ऊपर हो गया, लेकिन मुझे अभी भी उनकी जगह, रास्ते याद है, कौन कहाँ है, क्या कंपनियां। तो हम लोग जब हम लोग काम करते थे तो एक एनटीपीसी में हम लोग काम करते थे, और जाहिर सी बात है मैं अपनी कंपनी के लिए वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने, मेंटेनेंस करने, सब करने के लिए जाया करता था, और हफ्तों हफ्तों वहां पे रुकते थे। वहां पे हमने देखा कि जो कंपनी है वो बहुत सारे लेबर के काम करने के लिए कोयला गिरवाना, कोयला लदवाना, माली का काम कराना, मतलब तमाम ऐसे काम करने के लिए वो मजदूर वहां पे कैंपस के अंदर में आके काम करते थे। वहां पे मैंने देखा कि कैंपस में मजदूर काम कर रहे हैं, और एक जगह पे अगर 15 मजदूर या 20 मजदूर कहीं काम कर रहे हैं, उसी के दूर एक तिरपाल छोटा सा लगाए, एक तख्ता डाले और हंसिया हथौड़ी वाले एक झंडा लगाए, 2 आदमी बैठ करके चाय, सिगरेट, हा हा ही चल रहा है, और उसी मजदूर के को बुला रहे हैं, ये ले आओ। मतलब ये
बड़ा सोचते थे ये चक्कर क्या है, तब तक मुझे इन चीजों की समझ नहीं थी। तब मैंने जब वहां पे पता किया तो पता लगा कि कंपनी जो है, उदाहरण के तौर पे एनटीपीसी, वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट निकालती है। जो लेबर सप्लाई करने वाली जो कंपनियां होती है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कि हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, आपको इतने एरिया का सफाई करना है या खड़ंजा लगाना है या कोयला ढोना है, मतलब एक्स वाई जेड ये काम कराना है। तो ये टेंडर में बिडिंग करते थे और बिडिंग करके ये कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में जैसा एग्रीमेंट होता था, जैसे 20, 30, 40, 50 जो भी मजदूर होता था वो सप्लाई करते और मजदूर वहां पे काम करते थे। और ये कंपनी एकमुश्त पेमेंट कर देती थी उस टेंडरिंग कंपनी को। और इनका जॉब होता था कि ये अपने मजदूरों को पेमेंट करेंगे। खेल यहाँ होता था, जो भी पार्टिसिपेंट होते थे, तब कम्युनिस्टों का चारों तरफ बोलबाला था, पार्टिसिपेटिंग ग्रुप भी कम्युनिस्ट होते थे, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था। तो क्या होता था, ये अपना एक आदमी, दो आदमी वहां बिठा देते थे कि मजदूर काम करते रहें और इनकी भी सेवा पानी करते रहें। और जब पेमेंट होता था, तो उदाहरण के तौर पे उस जमाने में अगर 70 रुपए की मजदूरी के हिसाब से पेमेंट, जो दिहाड़ी तय होती थी, उसमें वो दिहाड़ी होती थी प्लस उस पे कुछ अपने और एक्सपेंसेस मिला करके, जैसे मान लें 70 की जगह 80 पे उन्होंने टेंडर डाला, 80 रुपए मिला, तो कानूनी तौर पे 10 रुपए उस कंपनी को मिलने चाहिए थे, 70 रुपए इन मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन मजदूरों को मजदूरी दी जाती थी 25 रुपए मात्र। हमने मजदूरों से ही बात किया कि ये आपको ये 25 रुपए क्यों मिलते हैं, मजदूरी तो 70 रुपए है। और भी मैंने वहां पता लगाया, तो ये क्या करते थे कि इन मजदूरों के को ये बोलते थे कि तुम्हारा शोषण हो रहा है, ये बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कंपनियां तुम्हारा शोषण कर रही हैं, इनको मार भगाना है, इनसे पैसे लेने हैं, तुम्हारे वो बढ़ाना है, इसके लिए हमें क्रांति करना है, हमें ये करना है, फलाना ढिकाना, ये वो करना है। तो उसके लिए हमें खर्चा चाहिए, उसके लिए हमें चंदा चाहिए, जबरदस्ती की उगाही होती थी। तो सोचिए 80 रुपए में जहां इनको 10 मिलना चाहिए था, यह लगभग लगभग 55 रुपए लेकर के चले जाते थे, मजदूर को मिलता था 25 रुपए। और जैसा कि कई बार आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा महानायक अमिताभ बच्चन के, कि मजदूर लाइन में खड़ा है, उसको 20 ही रुपया दिया, जब उसने अपने हक की बात किया, नहीं मेरे 70 बनते हैं, तो उसको मारा, झापड़ झापड़ मारते थे गुंडे। वो रियल सीन, वो असली सीन मैंने इन जगहों पे अपने आंख से देखा, चाहे वो दामोदर वैली कारपोरेशन की खदानें हो, चाहे वो कोयलरी की खाने हो, दुनिया भर की झारखंड की कोयले खदानें हो या थर्मल पावर स्टेशन हो, इन जगहों पे मैंने ये देखा। तो ये इस तरह का शोषण करके, एक तो ये पैसा छीनने का इनका उगाही है, इसको आप चंदा नहीं बोल सकते, ये जबरन उगाही है, ये उगाही करते थे। अब इसके बाद इनका एक दूसरा रोल भी आता था, इनकी जो यूनियन होती थी, ये उस पर्टिकुलर कंपनी में हम हड़ताल कर देंगे, हम ये बंद कर देंगे, हम आज ये बंद करा देंगे, हम आज वो बंद करा देंगे, इसकी ब्लैकमेलिंग करते थे। हड़ताल स्ट्राइक, इनसे बचने के लिए इनको कंपनी अलग से एक चंदा दे देती थी, भैया लो चंदा, जाओ हमको काम करने दो। तो एक ये उगाही ये लोग करते थे। दूसरा, अगर आप वहां पे वेंडर हैं, अगर आप वहां पे वेंडर हैं, आपने टेंडर भरा, तो जो बड़े बड़े जितने भी वेंडर होते थे, जो टेंडर भरते थे और बिजनेस पाते थे, उन लोगों को ये लोग परसेंट फिक्स करते थे कि आप इतना दोगे। उदाहरण के तौर पे हम लोग तो छोटे सप्लायर थे, टेक्निकल सप्लायर थे, हम लोग टेक्नोलॉजी सपोर्ट देते थे, तो हम लोगों को इतना फ्रेट नहीं मिलते थे। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते थे, जिनको बड़ा सड़क बनाना है, जिनको कुछ और भी चीजें बनानी है, उनको ये कहते थे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपको इतना परसेंट तो हमारा रखना ही पड़ेगा। एक उगाही वहां से ये लोग करते थे। इसके अलावा मैंने और भी जो देखा, जो कि क्योंकि मैं उस एरिया में रहा था, मैंने कई बच्चों को उस इलाके से, इस प्रभाव से बाहर निकाला है नक्सलियों के। तो मैं उन जगहों पे भी अंदर जाकर के, जंगलों में उनके साथ जाकर के मैंने लिट्टी बाटी, रोटी और तमाम चीजें खाया, वो चूल्हे पे पका हुआ, वो जंगल में लकड़ी पे पका हुआ। हम जाते थे, एक लड़का होता था किशोर नाम का, उसके साथ हम बहुत अंदर गए। वहां की स्टोरी ये लोग क्या करते थे कि अगर किसी एक घर में दो भाई हैं, तो ये जबरदस्ती जैसे ही 4 साल, 5 साल, 8 साल, 6 साल का बच्चा हुआ, उसको वहां से घर से ले जाते थे। और ये ले जाकर के उसको
अपने यहाँ पे धीरे धीरे ट्रेनिंग देते थे। पहले जंगल में रहना, मतलब जंगल में तो रह ही रहा था, लेकिन छुपना, एम्बुश लगाना, मतलब 12 साल, 13 साल, 14 साल का बच्चा असॉल्ट राइफल चला सकता था, एम्बुश लगा सकता था। वो बच्चे जो हैं उनके लिए काम करते थे जासूस का। भाई एक बच्चा, 2 बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की कॉन्वॉय जा रही है, वो जा करके बताते थे कि सिक्योरिटी कॉन्वॉय इधर जा रही है, इनका कैंप यहाँ लग रहा है। पत्ते बीनने के बहाने से लगते थे। इन बच्चों को ट्रेनिंग करके 15-16 साल के आने पे ये पूरी तरीके से परिपक्व एक हथियारधारी माओवादी बना देते थे। यहाँ पे अब अगर ये बच्चा ये बच्चा अपने घर से दूर हो गया और उस बच्चे को ये बोलते थे कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे, तुम्हारे माँ बाप को मार डालेंगे, तुम्हारे भाई को मार डालेंगे, तुम्हारी बहन को मार डालेंगे। और अगर वो परिवार इनको बोलता था कुछ भी कि हम हमारे बच्चे को दो दे, या बच्चे को छोड़ने को बोलता था, उसको बोलते थे कि हम तुम्हारे इस बच्चे को मार डालेंगे। इन्होंने 4-4 साल के, 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चों को मार के भी गाड़ा हुआ है इन जगहों पे। और एक बात और कह के इसमें मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा कि इन्होंने नारी चिंतन का इतना काम किया है, नारी चिंतन पे कविताएं लिखेंगे तो मतलब आपके सारे रोम छिद्र से आंसू निकलेंगे उनको सुन के। लेकिन जंगल की महिलाओं को ये लोग जबरदस्ती उठा के ले जाकर के अपनी नक्सली नेताओं के हवस का शिकार बनाते थे। इनको, मतलब मैं आपको नाम बताता हूं, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोबाड गांधी, और एक व्यक्ति था विनायक सेन। कोबाड गांधी की पत्नी थी डॉक्टर और ये विनायक सेन भी था डॉक्टर। इन लोगों ने उन नाबालिग महिलाओं का, उन बच्चियों का जंगल में गर्भपात करने के पाप जैसे काम किए हुए हैं। इन महिलाओं का वो लोग दुष्कर्म करते थे और इन महिलाओं के हाथ में बंदूक पकड़ा देते थे। उन महिलाओं के साथ भी यही ब्लैकमेलिंग, हमारे साथ अगर तुम सेक्स नहीं करोगी हम तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, बंदूक नहीं उठाओगे हम तुम्हारे घर वालों में। और ऐसे आप दर्शक गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ऐसी महिलाएं का मीडिया पे और अखबारों में और लिंक मिल जाएगा जिसमें जो बच के भागी है उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो ये उगाही वाली बात की, तो इसकी एक घटना मुझे याद आती है छत्तीसगढ़ की, और वो दर्शकों के बीच रखूंगा। हालांकि ये पब्लिक डोमेन में बाद में घटना आई, जहां पर सरकारी कर्मचारियों से, अगर वन विभाग का कोई कर्मचारी है, ट्यूबवेल का कोई कर्मचारी है, कोई इंजीनियर है इरिगेशन का या सड़क का, पीडब्ल्यूडी का, उनसे बाकायदे पोस्टिंग के बाद ही इनकी डील होती है। और डील होने के बाद कि तुम हमको इतना दोगे कट, यानी तनख्वाह में से, बाकी कमीशनबाजी और बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, तनख्वाह से मैं ये बात कर रहा हूं। तो इस तरह की भी चीजें रही हैं। यानी कुल मिला के दर्शकों ये अंदाजा लगता है रंजन त्रिपाठी जी की इस बिल्कुल प्रैक्टिकल और जमीनी बातचीत से कि साहब ये खैराती चंद खुद हैं। और इसीलिए जब ये कहीं सत्ता में आते हैं तो वहां भी खैरात बांटने का काम करते हैं। चाहे आप ग्रीस ले लीजिए इंटरनेशनली, और चाहे भारत का केरल उठा लीजिए, वेस्ट बंगाल का किससे छुपा है? वेस्ट बंगाल इन्होंने छोड़ा तो किसी लायक नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया, इस तरीके से किया। वेलो भाई, आपका ओपनिंग रिमार्क, कितने खैराती लाल हैं ये कामरेड, और खैरात इन्हें क्यों पसंद है? खैराती लाल का एक किस्सा ये है कि आजकल जो मोदी जी पसंद नहीं आ रहे हैं लोगों को, इन लोगों को खास तौर से, वो इसलिए कि FCRA कानून को उन्होंने स्ट्रिंजेंट कर दिया है, कड़ा कर दिया है, और उस बहाने कई सारे NGOs की दुकान जो है वो बंद हो गई है। और वो दुकानें जो बंद हुई हैं तो वो सारी दुकानें लगभग इसी तरह की थी, या तो क्रिश्चियन मिशनरीज की थी, या माओवाद को फैलाने वाली थी, या फिर इसी तरह की नक्सली विचारधारा को। खैरातियों की इनकी जो विचारधारा है वह मुझे वहां से प्रशिक्षण ये लोग पाते थे जो बिल्कुल JNU छात्र जीवन, वहां इनको सिखाया जाता था कि कैसे आपको खैरात मांगनी है, भीख मांगनी है, और उसको ग्लैमराइज कैसे करना है। आपने सुना होगा दर्शकों
कि सीपीएम का या सीपीआई का वो टोकनधारी सदस्य, कार्डधारी सदस्य, बाकायदा कार्ड बनता था, और अभी बनता है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो ये दोनों दल ही पता नहीं है या नहीं अस्तित्व में, 2-4 लोग हैं। तो हमारे एक सीनियर साहब थे, वो आइसा के थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए लेक्चरर बन के। तो उनका उदाहरण दिया जाता था कि भाई देखो फलाने जी गए हैं और वह अपने वेतन का 60% हिस्सा डोनेट कर देते हैं पार्टी फंड, और इसी तरह हमें करना है, क्रांति की लौ को आगे बुझाना है, बढ़ाना है। बुझाना तो खैर जनता ने बुझा दी वह लौ। तो उस खैरात को ये इतना ग्लैमराइज करते थे और इतना बड़ा बनाते थे, इतना पुण्य भू, इतना प्रभावशाली बनाते थे कि लगता था कि वो बस राष्ट्र निर्माण अब हो ही जाएगा, और इस तरह से होता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष था। 2004-5 में तब झारखंड जस्ट बना ही था, और तब नक्सली उपद्रव वहां कुछ ज्यादा ही था। पलामू, चतरा, कांटी, तोरपा, इन सब इलाकों में मैंने काम किया। तो जब हम लोगों की गाड़ी गुजरती थी तो शाम 5 बजे के बाद आपको एक खास स्टाइल में हेडलाइट्स जला के चलनी होती थी, और एक खास समय पर हॉर्न देते हुए चलना होता था, वरना कहां से गोली आ जाएगी, क्या होगी, पता नहीं। और लेवी कहा जाता था बाकायदा, और हर एक जगह आपको लेवी देनी होती थी। मतलब ये छुपा हुआ कहीं नहीं था, ये सब रोशन है एकदम। खुदा का नूर जैसे चारों ओर बरसता है, वैसे ही कॉम्युनिस्टों का भिखमंगापन जो है वह चहुओर प्रकाशित है, सद्य प्रकाशित है। उसको कहीं देखने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी चीज में जाइए, कहीं भी जाइए, वो टोपी उल्टा देंगे, चाय पिलाएंगे आपको 1 रुपए की और कहेंगे कि 100 रुपए दे दो, 200 रुपए की किताब छपवा लेंगे और कहेंगे कि 2000 रुपए चंदा दे दो। मतलब इतने अभिनव तरीके इन्होंने निकाले हैं ना चंदाखोरी के, कि इनसे आपको घृणा हो जाएगी। और ये जो आपने कहा, और रंजय भाई ने, कि ये जहां भी जाते हैं वहां मुफ्तखोरी, और ये नहीं, इनको दरअसल किसी भी स्वस्थ समाज से चिढ़ है। तो ये चाहे ग्रीस में जाएं, वेनेजुएला में जाएं, कम्युनिस्ट मतलब बीमार मानसिकता, मनोरोगी होते हैं। जैसे सेकुलर मनोरोगी, वैसे ये मनोरोगी। तो ये चाहे ग्रीस में जाएं, चाहे वेनेजुएला में जाएं, चाहे ये केरल में जाएं, थोड़ा बहुत इनका प्रभाव जो है, मैं तमिलनाडु को भी इन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में मानता हूं, क्योंकि वो भी कुल मिला के यही है। तो तमिलनाडु भी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाला है, इतना ज्यादा उस पर कर्ज हो चुका है। रंजय भाई विशेष जानकारी देंगे, लेकिन उस पर भी इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है कि तमिलनाडु भी बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगा। केरल तो हो ही चुका है। इसके अलावा भी ये लोग जहां जहां, मतलब वो है ना कि जहां जहां पड़े चरण पड़े संतन के, तहां तहां वही है बंटा धार। तो इन लोगों का चरण जहां कहीं भी पड़ता है, ये बंटाधार करके ही मानते हैं। और आप देखिए कि बस्तर से ये जो लोग जब निकले, अभी कितने साल के बाद फिर से इनको संजीवनी देने की कोशिश की बघेल गवर्नमेंट ने, लेकिन वो शुक्र माना ये कि सीआरपीएफ उन जगहों पर पहुंच चुकी है जंगल के, कि अब उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मुझे एक घटना याद है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, 2010 में, जब 76 जवानों ने बलिदान दिया था, और तब जेएनयू के राक्षसों ने किस तरह दिवाली मनाई थी, किस तरह उन्होंने रात भर पार्टी की थी, किस तरह जश्न जमहूरियत का राग अलापा था, और किस तरह उन्होंने उन लाशों पर नृत्य किया था। और हम लोग खून का घूंट पीकर रह गए थे, क्योंकि तब तक मैं तो डी रजिस्टर हो चुका था, मैं स्टूडेंट भी नहीं था, तो मैं तो वहां था भी नहीं, और मैं रहता तो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किस तरह लोगों ने खून का घूंट पिया। और अभी जो बस्तर फिल्म आई है, उसमें थोड़ी अतिरंजना है, लेकिन वह फिल्म
लोगों को जरूर देखनी चाहिए कि माओवाद दरअसल क्या है। और यह जो इन्होंने एक मुखौटा ओढ़ रखा है ना कि हम गरीबों के लिए, देखिए दरअसल कम्युनिज्म क्या है, ये मैं बार बार कहता हूं कि वह जो कह रहा है ठीक उसका उल्टा है। अगर वह नारीवाद की बात करता है, इसका मतलब वह नारी को जूती, पैर की जूती समझता है, वह नारी का सबसे ज्यादा शोषण करता है, वह नारी को केवल और केवल एक उपभोग की वस्तु से अधिक कुछ नहीं समझता। तो गरीब उसके लिए केवल एक साधन है सत्ता तक पहुंचने का। बंदूक की नली से उसको सत्ता अगर नहीं मिलेगी तो गरीबों की लाशों पर चढ़कर वह सत्ता पाएगा। और आप इसीलिए देखिए कि भारतवर्ष में अभिनव प्रयोग होते हैं, कहीं भी जिहादी और कम्युनिस्ट गठजोड़ नहीं होता है पूरी दुनिया में। कोई ऐसी इस्लामिक कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट बैन नहीं है, और कोई ऐसी कम्युनिस्ट कंट्री बता दीजिए जहां मस्जिदों पर तोप नहीं लगाई गई है। लेकिन भारतवर्ष में देखिए कमाल का राज है, कम्युनिस्ट साथ, जिहादी साथ, और दोनों मिलकर खिचड़ी भी पका रहे हैं। और उसके बाद दावा है कि गॉड्स ओन कंट्री। भैया तुम नास्तिक हो यार, तो फिर गॉड कहां से आ गया? या तुम्हारा गॉड भी नास्तिक है? मतलब तुम इतने कंफ्यूज्ड हो या लोगों को इतने बेवकूफ समझते हो कि तुम कुछ भी लिख दे रहे हो, गॉड्स ओन कंट्री। और केरल जैसा ओवररेटेड राज्य खुदा कसम कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊं 100% साक्षरता है, फलाना है, ढिमाका है। मैंने पहली बार कदम रखा और जब मैंने ठेके के बाहर की लाइन देखी तो मैं समझ गया कि केरल क्या है। आप वहां मकान बनवाइए साहब, 2 व्यक्ति आके देखेंगे और वो देखने का पैसा लेंगे आपसे। आप किसी से बनवाइए, पहले तो वो आपको ऑफर करेंगे कि हमारे मजदूरों से बनवाइए, हमारे लोगों से बनवाइए, ताकि आपका घटिया क्वालिटी का सामान वामान लेके और वो आपके पैसे ले लें। आप कहेंगे कि नहीं साहब हम बनवा लेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। जब आपका मकान बन जाएगा तो वो आएंगे, कहेंगे कि लाइए प्रोटेक्शन मनी। आप कहेंगे क्यों? तो हमने देखा आपके मकान को, हमने सुरक्षा दी। अगर आप मना करेंगे तो उस मकान पर पत्थरबाजी होगी, हमला होगा, वगैरह वगैरह। और ये केरल में भी है, बंगाल में भी है। और बंगाल के संदेश खाली से जो संदेश आ रहे हैं वो ममता बानो के गुंडे थोड़े हैं, वो तो वही कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने बस खाल बदल ली है। पहले लाल रंग की खाल थी, अब उन्होंने तृणमूल वाला हरा रंग पहन लिया है। बाकी गुंडे वही हैं और वे वही करते हैं। उनका चरित्र यही है कि पार्टी ऑफिस में भेज दो, लड़कियों को देखेंगे कौन सी लड़की सबसे कम उम्र की है, 17-18 की जो भी हुई, 10 दिन रखेंगे, 15 दिन रखेंगे, और संदेश खाली पर कोई बात नहीं हो रही है। ये जितने आपके दोस्त हैं, रवीश हो, अंजुम हो, आरफा हो, कानफा हो, हर्राफा हो, जो भी हो, इनके मुंह पर गोबर और गू चिपक गया है। एक शब्द नहीं बोला जाएगा संदेश खाली पर। लेकिन मणिपुर को 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, और मणिपुर के बारे में ये लोग एबीसी भी नहीं जानते हैं कि मणिपुर की घटना आखिर है क्या और मणिपुर में क्यों हो रहा है। वहां जातिगत मसला है या कम्युनल मसला है, वहां के हिंदू क्यों भड़के हुए हैं, उस पर बात नहीं होगी, लेकिन संदेश खाली पर गहन चुप्पी होगी। तो ये है कम्युनिस्टों का असली चरित्र। बिल्कुल ठीक बात है। और सच बताएं दर्शकों तो बहुत सारे, मैं उन नौजवान दर्शकों जो कम उम्र के दर्शक हैं, जो उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, और रंजय जी ने भी कहा अपनी शुरुआती बातचीत में कि आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसा कहाँ होता है। तो ऐसा नहीं है। उनकी आसान समझ के लिए मैं बता दूं तो अगर कोई नया कम्युनिस्ट मॉडल देखना है जो शहरों में है, जिसे मैं शहरी नक्सली कहता हूं, शहरी नक्सली गिरोह कहता हूं, आप अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को देख लीजिए। ये एक चरित्र है जो, आप अगर ये सोच रहे हो कि अरे कम्युनिस्ट इतने बिरले कहाँ हैं, हम कहाँ जंगलों में जाएंगे रंजय त्रिपाठी की तरह और जालूक पाठक जी की तरह, हम कहाँ जेलों में जाएंगे और वहां कम्युनिस्टों को देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, ऐसा नहीं है।
आप आम आदमी पार्टी शहरी कम्युनिस्ट पार्टी है, शहरी नक्सल है, ये शहरी माओवादिस्ट है ये। तो आप देखें कि अब तक पाठक जी, व्यालोक जी और रंजन जी ने जो कुछ भी बताया आपको, वो सारा कुछ शहरी अंदाज में आम आदमी पार्टी में देखने को मिलेगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा रंजन जी, सच बताइएगा, जब इस तरह की बातें आती हैं तो आखिरकार इतना पाखंड, इतना झूठ जीते हुए, इतना फर्जीपना जीते हुए भी ये सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों की जमात में प्लेस कैसे रहते हैं? दूसरा चीज कि इनकी एक लंबी चौड़ी पौध, जैसे कोई भी पीढ़ी जो होती है ना, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तब होती है जब एक उसकी कोई स्थापित मैकेनिज्म हो, चाहे वो लाभ का हो, मतलब पैसों को सोर्स पे हो, चाहे वो संसाधन का हो, तब जाके एक से ज्यादा पीढ़ियां तैयार होती है। अदरवाइज तो कोई एक इंडिविजुअल उठता है, अपनी शैली में काम करता है, मिट जाता है। आर्ट के साथ भी यही होता है, कोई कलाकार होता है, अगर बिस्मिल्लाह खां अपने बच्चों को नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्हीं के साथ शहनाई खत्म। तो ये जो एक काडर परंपरा है जो कि पीढ़ियों से चलती चली आती है, इनके इस फरेबबाजी की, आखिर ये किस वजह से अब तक पनपी हुई है? और आज के समय में जब इनका सत्ता से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, तब भी हम देखते हैं कि इनका इकोसिस्टम उतना ही मजबूत है। कुल मिला के ये खाकवानी कहां से पाते हैं? जी, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि इन इन लोगों को जो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो इस पूरे मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहा है, जिसका मैं बार बार नाम लेता हूं, वह यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल का एक प्रोफेसर चारू मजूमदार। वो चारू मजूमदार ने कि एक 8 कड़ी की एक उसकी एक डॉक्ट्रिन है, चारू मजूमदार डॉक्ट्रिन बोला जाता है। 8 राइटिंग्स हैं, वो इनके लिए बाइबल है, वो इनके लिए कुरान है। किसके लिए? इन कम्युनिस्टों के लिए। हर कम्युनिस्ट जो उसको पढ़ करके उस पे जाता है, वो उस पूरे कैरेक्टर को आप समझ जाएंगे। इनका जो एक कैडर बेस्ड गुंडा माहौल है, उसको बौद्धिक खाद देने के लिए तमाम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, तमाम ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इनको एक कवर फायर देते रहते हैं, ऊपर से इसको ढकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि अभी सबूत नहीं मिले, कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन साई बाबा नाम का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, वो तो कम्युनिस्ट एरिया में ही जो को ही सपोर्ट करते हुए पाया गया। प्लस ऐसे आपको 2 प्रोफेसर, मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे हैं, एक और वो अभी बस्तर में अरेस्ट हुए थे, कि कहां बस्तर, कहां दिल्ली, कहां मुंबई, तुम वहां क्या कर रहे हो? चलो हमारी तरह तो चलो मान लो गए थे व्यालोक जी की तरह कुछ काम, तुम वहां पे गए भी हो तो, लेकिन ये वहां पे लाइव जो दंड कारण एक्शन कमिटी करके इनका जो एक भाग है, जो ये जिसके नाम से ये पर्चे बांटते हैं, उस जगह पे ये लोग प्लानिंग करते हुए पाए गए थे। 2017 या 18 की बात है, कुछ 15 लोगों को अरेस्ट किया गया था कि इन लोगों ने एक खाका तैयार किया था कि भारत के प्रधानमंत्री का असैसिनेशन कैसे करना है। ये भी आपको मीडिया पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे। 17, और उनमें से 2 लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पाए गए थे जो इन सारी चीजों को हैंडल कर रहे थे। तो देखिए क्या होता है कि एक पूरा स्टेप बाय स्टेप है ना। नीचे छोटा कंपनी जो मजदूरों से उगाही कर रहा है, मजदूरों पे धौक जमा रहा है, उससे थोड़ा बड़ा जो इंडस्ट्रीज पे धौक जमा रहा है, उससे थोड़ा बड़ा जो शहरों में आ रहा है। अब आप जैसे आपने अभी दिल्ली का मॉडल का लिया, तो आप देखेंगे कि जो ये जो शराब वाला जो कांड है, आप समझ रहे हैं ना, दिल्ली में 1 बोतल पे 1 फ्री, और हर रिहायशी कॉलोनी में शराब का दुकान। समाज को विकृत कर देना, समाज को खराब कर देना, ये इनकी कैरेक्टर है, ये इनका। और इस बीच में अगर मालूम हो तो जब 2010 2008 या कुछ के बाद से छत्तीसगढ़ में एक जब सरकार आई थी, उन्होंने इनके खिलाफ में जब निर्णायक युद्ध का जब फैसला किया, जिसमें उन्होंने देखिए क्या होता है, सेंट्रल पुलिस जो होती है वो जब जाती है एक बटालियन, वो कुछ समय तक रहती है, फिर उसके बाद में उनका ट्रांसफर होता है, एक नई बटालियन आती है। लेकिन जो पुलिस होती है वो लोकल होती है,
पुलिस का स्टेट मैक्सिमम टू पुलिस। मैक्सिमम जिला टू जिला ट्रांसफर होता है, लेकिन पुलिस को अपने राज्य का सब चीज मालूम होता है कि कौन भिखारी है, कौन रंक है, कौन चोर है, कौन गुंडा है, कौन उठाई गिरा है। ठीक। तो पुलिस को लेकर के जब उन्होंने काम चालू किया तो बहुत निर्णायक सफलता मिली। तो जो जैसे मैंने पहले बताया था कि परिवार को मार देंगे, इस टाइप की ब्लैकमेलिंग को आगे बढ़ते हुए उन्हीं आदिवासियों के ग्रुप ने एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था सलवा जडम। उस सलवा जडम ने इन स्थापित आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार उठाए। पैरेलल। उसके बाद हाँ, में बहुत अच्छी चीज ये रही कि 2014 में, जब 2014 में केंद्र में भी एक ऐसी सरकार आई जो कि इनको खाद पानी नहीं देती थी, इनके फंडिंग के स्रोत बंद कर दिए। राज्य में एक ऐसी सरकार है जो इनके खिलाफ है। तो आप देखे होंगे कि 2015, 16, 17, 2018 आते आते इन घटनाओं में बहुत कमी आ गई थी। ठीक और बात, बहुत ठीक सारे बात। इन लोगों ने सरेंडर भी किए थे। लेकिन मैं जल्दी से खत्म करता हूं। लेकिन 2018 में 3 राज्यों के चुनाव ने बहुत बड़ा असर डाला था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों राज्यों के चुनाव ने बहुत बड़ा असर डाला। और उस 1.5 साल की मध्य प्रदेश की जो सरकार रही और उसके बाद में 5 साल की यहाँ की सरकार रही, इन्होंने बहुत अच्छा खासा खाद पानी इनको दिया। और एक होता है कॉरिडोर, ड्रग कॉरिडोर। ड्रग कॉरिडोर आपका चालू हो जाता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पाकिस्तान। ये इनका यहां से वहां पे ड्रग भेजिए, वहां से हटाइए। ठीक। आवाज आपकी नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा वेलुक भाई, जो बात अभी रंजय जी कह रहे थे, जी जी, ये जो पूरा एक जो था उसने बहुत लंबा खाद पानी जो है इसने दिया। और इस खाद पानी भारत से खत्म हो रंजय जी आपकी आवाज, हाँ रंजय जी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है बार बार। बहरहाल आपकी बात जो आप कहना चाह रहे थे, मुझे लग रहा है कि अंतिम सेंटेंस लगभग इसी तरह से था कि ये 2014 के बाद से 18 के बीच में जो एक इस तरह से बड़े स्केल पे काम हुआ जिसमें लोकल पुलिस के जरिए राज्य सरकार ने काम किया, उसका एक असर दिखाई दिया और काफी घटनाओं में कमी आई है, इनकी एक्टिविटीज में काफी कमी आई, वो बात बिल्कुल ठीक है। दर्शक अब आप जोड़ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे शहर में आने के बाद आम आदमी पार्टी का जो गिरोह है, अरविंद केजरीवाल का जो गिरोह है, वो कैसे जंगलों से अगर बस बाहर निकाल दीजिए और दिल्ली जैसे शहर में लाके बैठा दीजिए तो एक जंगली नक्सली जो है, एक जंगली कम्युनिस्ट कामरेड जो सारे काम करता है, वो दिल्ली में आके ठीक वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा कि आम आदमी पार्टी के कारकुन करते हैं। अच्छा व्यालोक भाई, चाहूंगा कि अपने अंतिम कमेंट से आज की चर्चा का इस भाग का समापन करिए। सर ये बताइए कि यहाँ जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी, मैं देख रहा था अभी जब 2024 के चुनाव में जा रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पूरी, तो नक्सली एक्टिविटीज को कंट्रोल करना उन्होंने अपनी एक अचीवमेंट में गिनाया इन 10 सालों में। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि ये अभी भी काबू में आ गए हैं? दो तरह से काबू, एक तो इनकी जो हिंसक घटनाएं हैं जो कि रंजय जी कह रहे थे कि हिंसक घटनाओं में कमी दिखाई दे रही है, एक काबू वो होता है। दूसरा काबू ये होता है कि ये अच्छी तरह जानते हैं ना, ये जॉम्बीज है अपनी स्टाइल में, और ट्रेन जॉम्बीज है। यहाँ आप देखिए, एक तरफ मैं जॉम्बीज कह रहा हूँ, दूसरी तरफ कह रहा हूँ ट्रेनिंग या ट्रेंड जैसा शब्द, तो ये है दरअसल ये जॉम्बीज आपको दिखेंगे लेकिन ट्रेन जॉम्बीज है। यानी इनका अस्त व्यस्त रहना, इनका जीन्स 50 दिन की जीन्स के ऊपर जो है एक टेढ़ा मेढ़ा कुर्ता पहन लेना, बाल यहाँ तक, ये इनका एक्टिंग है, ये जानबूझ के, ये इनका फैशन है, ये तैयार होते हैं बाकायदा और तब आपको इतने अस्त व्यस्त नजर आते हैं, इसलिए मैंने इनको ट्रेंड जॉम्बीज कहा। वेलोक जी, क्या इनका जो ये खाद पानी वाला कल्चर है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे वो कैंपसेस में हो, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो पार्टियों के आसपास हो, चाहे वो बुद्धिजीवी केंद्रों में हो, क्या इसमें इन 10 सालों में एक ठीक ठाक कमी आप देख रहे हैं? क्योंकि यात्रा लंबी है, इन्होंने बनाया है पिछले 75 सालों में, तो 10 सालों में आप देख पा रहे हैं कि जिस अनुपात में कमी आनी चाहिए थी वो अनुपात है मेंटेन, ताकि आगे इस बात की उम्मीद की जाए कि ये जो इनकी बौद्धिक हरामखोरी है, मैं तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करूंगा और मुझे कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई कमी दिखाई देगी? देखिए, कमी आई है और कई स्तरों पर आई है। आप जो पूछ रहे थे पहले खंड का तुरंत
खटाखट मैं जवाब देता हूं कि ये खाद पानी पाते कहां से हैं। 1967-68 में तानाशाह इंदिरा गांधी ने बाकायदा अपने पिता के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई और उसका लक्ष्य एकमात्र यही था कि इस विचारधारा को संरक्षण देंगी और वो विचारधारा बदले में इनकी सत्ता को संरक्षण देंगे। ये एकदम साफ साफ ये था, सौदा था। और इसीलिए तब के जेएनयू में वैसे लोगों को प्रोफेसर बनाया गया जो जिनके पास न डिग्री थी, न योग्यता थी, न क्षमता थी, और वो देखा भी नहीं गया। मतलब जैसे जवाहरलाल नेहरू को कभी मन आया तो अच्छा मेरे दोस्त हो, तुमको उच्चायुक्त बनने का मन है, चलो लंदन चले जाओ। इस तरह से उन्होंने जिस तरह बनाया वैसे ही तानाशाह इंदिरा ने वैसे की। एक वो सेंटर था। दूसरे, एकेडमिक्स को इन्होंने इस तरह जकड़ा हुआ था 1990, क्या मतलब मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो अभी आई है उसके पहले तक, कि अगर यूपीएससी में आपने गलत बातें नहीं लिखी तो आपका आईएएस में नहीं होगा। जैसे आपको लिखना पड़ेगा कि औरंगजेब बहुत बड़ा महान सेकुलर शासक था, औरंगजेब ने मंदिरों को दान दिया। डीएन झा से लेके इरफान हबीब जैसे गल्पकारों, कथाकारों ने इतना भूस भरा कि पूरी हमारी इतिहास की धारणा को विकृत कर दिया। और ये पूरा 70 वर्षों तक चला। जितना नुकसान इन 70 वर्षों में हुआ उतना मुझे लगता है 150 वर्षों में अंग्रेज नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों के बीच से कोई कोई ईमानदार अंग्रेज भी निकला जिसने बाकायदा खोज की, जिसने बाकायदा पुरातत्ववेत्ता का काम किया। ये लोग तो ऐसे हैं कि आज तक पुरातत्व के नाम पर कहीं कुछ गए नहीं और इन्होंने खुदाई भी कर दी, इन्होंने मंदिरों का भी पता लगा लिया, इन्होंने मस्जिदों को भी पता लगा लिया और सब कुछ। तो इनको खाद पानी वहां से मिलता रहा। अब दूसरा हिस्सा, और हाँ, हर एक कम्युनिस्ट की एक बड़ी ताकत है कि वह दूसरे कम्युनिस्ट की मदद करता है और खींच लेता है, चाहे वो फिल्म बिरादरी में हो, चाहे वो साहित्य बिरादरी में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो एक छोटी लघु पत्रिका निकाल रहा हो, वो अनुवाद के बहाने किसी दूसरे कम्युनिस्ट को ही जीवन यापन का मौका देगा। और ये चोला भी बहुत तेजी से बदलते हैं, चैमेलियंस हैं, ये गिरगिट है। अभी जैसे डीयू में बहुत सारे भगवाधारी हो गए हैं अचानक से, जेएनयू में बहुत सारे भगवाधारी हो गए हैं, मैं नाम मेरे पास है। तो इस पे आएंगे, इस पे हमारा अगला एपिसोड होगा। मैं आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। दर्शकों, किस तरीके से ये मौसम देख के अपना रंग बदलते हैं, अवसरवादी कॉमरेड कितने चैंपियन होते हैं, ये इस पर चर्चा हम करेंगे। ये गाड़ियों का झंडा कितनी फुर्ती से बदलते हैं, ये पार्टियों का झंडा कितनी फुर्ती से बदलते हैं, ये भी देखने वाली कला है। ये एक अच्छा किया बेलोक जी, आपने अगले एपिसोड का सब्जेक्ट दे दिया जी। तो ये इनके अब तक के जीवन का रहस्य है। दूसरा जो खंड आपने पूछा उसको भी मैं बहुत जल्दी से निपटाऊंगा कि क्या मुझे लगता है कि कमी आई है। मुझे लगता है कि कमी आई है, बेहद कमी आई है, लेकिन इसमें हमारी वर्तमान सरकार ने मुझे निराश किया है और उसका कोई योगदान नहीं है। इसमें तकनीक का योगदान है, थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो यूट्यूब की क्रांति हुई है, जो जनरेशन जेड जो इंस्टा पर गलत सुन रही है, सही सुन रही है, लेकिन उसके पास इतना मटेरियल आ रहा है कि वह जान रही है कि हाँ ये हमारा अतीत था, ये हमारा वर्तमान है। और अब शादियों में भी या बर्थडे पार्टीज में भी या स्कूल में भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे पर नए युवक युवतियां नाच रहे हैं। ये तकनीक की जीत है और सोशल मीडिया की जीत है। और जिसको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहकर डिग्रेड करते हैं, मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं कि इनकी हर एक पोल खोल, चाहे वो अलीगढ़ी पजामा पहनने वाले इरफान हबीब हो, तुरंत उनके पजामे का नाड़ा खोल देते हैं बच्चे। जैसे उन्होंने कोई झूठ बोला तुरंत उनका पजामा खुल गया। चाहे वो बाकी जो भी हो बड़े नाम, जैसे कोई झूठ बोलता है वैसे ही उसके नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाएं, आप देखेंगे कि कोई ना कोई उनकी धोती पतलून या जो भी खोल के भागा हुआ है, नंगा कर चुका है। तो मैं तकनीक को मानता हूं और इसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि अब ज्ञान जो है वो सर्वसुलभ हो गया है। वो जो आतंक था ना
आई वाह इरफान चचा कही दिले तू उनकर बात ना मनबा। अब का है कि कौन इरफान मारे, अबे कौन अच्छा है ये। अच्छा, बड़ी मजेदार बात, आपने आतंक शब्द का इस्तेमाल किया। भाई ला बौद्धिक आतंक था साहब। जेएनयू में जब 97 में हम लोग घुसे थे तो आतंक था वहां के सीएचएस का। इतना आतंक था कि अगर दक्षिणपंथी ढंग से एक पर्चा लिख दिया जाता था तो उसको फाड़ने फूड़ने के अलावा तुरंत इरफान चचा आ जाते थे उस पर्चे की व्याख्या करने कि ये बातें गलत हैं। अब इरफान चचा बनाम अस, तो अस तो नोवेयर ना, बिल्कुल सही या बात। फिर रोमिला आंटी। भले ये अलग बात है कि रोमिला आंटी एंशिएंट की विशेषज्ञ हैं और उनको हाँ, संस्कृत ही नहीं आती है। इरफान चचा मध्यकालीन के विशेषज्ञ हैं, पर्शियन नहीं आती है। अद्भुत, कमाल। तो अब का जो बच्चा है या बच्ची है वो कहता है कौन इरफान मावे, कौन है ये, हटाओ ठीक बात। फैक्ट्स लाओ। तो ये ठीक। मैं मानता हूं और इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो रहा सहा इन लोगों का मिनारा बचा हुआ है ना, वो भी अल्लाह वो को भी प्यारा खत्म। हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि आपने सरकार को कम श्रेय दिया, क्योंकि देखिए सरकारें जो है वो हिंसा रोकने का काम जल्दी कर सकती हैं और वो साफ तौर पे दिखाई देता है कि सरकार ने ये हिंसा रोक दी। इसलिए मैंने जानबूझ के इसके दो असर, कि एक तरफ इनकी सक्रियता हिंसा और इनकी जो ये हिंसात्मक गतिविधियां होती थी उसमें कितनी कमी आई, क्योंकि वहां तो सरकारों का रोल दर्शकों साफ दिखाई देगा ना कि पुलिस लगा दिया और अर्धसैनिक बल लगा दिया और उन्होंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन ये जो वैचारिक खेल है इनके, ये जो इनके सामाजिक खेल हैं, इनमें कितनी कमी आई है। तो व्यालोक जी से बातचीत के दौरान ये एक बड़ा अच्छा संकेत निकल के आया कि सरकार इसमें रोल कम दिखाई देता है। हालांकि इन्होंने नई शिक्षा नीति की बात की, तो ये एक माहौल तैयार करती है सरकार, एक प्लेटफॉर्म तैयार करती है एक समाज के तौर पर बदलने की, एक समाज में जागरण लाने की। यहाँ पर तकनीक और सोशल मीडिया के उदय ने नए जनरेशन के बच्चों में, क्योंकि देखिए करना वो नहीं है, हम आप तीनों बैठ के समझ के क्या करेंगे, और संभवतः ये सीरीज शुरू करने के समय हम लोगों के मन में यही विचार था कि ऐसी बहुत सी बातें जो हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगा दर्शकों। और जिस तरीके से आप इस सीरीज चर्चा को जो किस्से कम्युनिस्टों के हैं उनको आप जिस तरीके से सराह रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये बातें बिल्कुल लाने का प्रयास जो हम लोगों का था वो सफल हुआ है, कहीं ना कहीं सफल हुआ है। तो ये रही आज की कि किस तरीके से खैरात खुद पसंद करते हैं, इसीलिए पहला जब मौका मिलता है तो खुद के लिए खैरात लेते हैं, दूसरा मौका मिलता है तो अपने साथी, जिसको कि व्यालोक जी ने कहा कि एक दूसरे का साथ देते हैं, खुद के साथी को खैरात देते हैं। और जैसे ही सत्ता की कोई कुर्सी इनको मिलती है तो जनता को खैरात तो कम, अपने एक एक कैडर को खैरात देते हैं। और खैरात देते देते इनकी हालत अगर इंटरनेशनल स्तर पर देख लीजिए तो ग्रीस की हो जाती है, देश में देख लीजिए तो वेस्ट बंगाल का उदाहरण आपके सामने है, कैसे ये किसी शहर को बर्बाद करते हैं। वो अगर देखना हो तो कानपुर के इतिहास को देख लीजिए और अब केरल को देख लीजिए। तो ये है इनका कुल खैरातीपना। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये जो खैरात चरित्र कम्युनिस्टों का है, इस भाग को आपको पसंद आएगी और अपने विचार जरूर रखिए और कमेंट्स में हमें आगे भी बताइए कि जरा किन एंगल्स पे, अगर आपके पास कम्युनिस्टों से जुड़े कोई इंटरेस्टिंग एंगल हो जिसपे आपको लगता हो कि प्रारंभ के इस मंच पर हम ये तीन तिलंगे बैठ के बात करें, तो मैं अपने इस लाल टी शर्ट की कसम आपके लिए वो चर्चा हम पूरी तैयारी के साथ होमवर्क करके लेके आएंगे। इसलिए साधिकार हमें बताइए जरूर कि आप ये सीरीज में आगे क्या क्या देखना चाहते हैं। एक अगला एपिसोड हमने बता दिया आपको, व्यालोक भाई की बात से निकल के आ गया है कि कैसे रंग बदलती हैं ये तितलियां लाल रंग की कम्युनिस्टों की, इनकी अवसरवादी चरित्र पर बात करेंगे। तो दर्शकों इसी के साथ हमें व्यालोक भाई को, रंजय जी को आज के इस चर्चा के समापन की आज्ञा दीजिए और इसी के साथ हमें तीनों को अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, प्रारब्ध को ऐसे ही देखते रहिए। तो हमारी तरफ से, रंजय जी की तरफ से, व्यालोक जी की तरफ से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय जय।